देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसकी मुख्तलिफ इक्वेशंस को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस थी, वेलोसिटी की इक्वेशंस थी और भी बहुत सारी इक्वेशंस थी। आज हम डिस्कस करते हैं कि जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो उसके अंदर एनर्जी क्या होती है या एनर्जी कितनी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कितनी है या एनर्जी को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो होगा एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है उसके अंदर एनर्जी कितनी होती है बेटा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए बेटा, सपोज करें अगर हम इस तरह से करते हैं बेटा कि कोई भी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि ये फार्मूला सिर्फ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए लगेगा। ये हर ऐसे पार्टिकल के लिए फार्मूला लग सकता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को लेके इसको ड्राइव कर रहा हूँ फार्मूले का, लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला नहीं है जो सिर्फ सिंपल ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, ये हर उस ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होता है बेटा। ये आप सपोज करें बेटा टेबल है और इसके ऊपर इस तरह से एक मास रखा हुआ है और ये मास जो रखा हुआ है, ये मास रखा हुआ बेटा, ये रखा हुआ है मीन पोजीशन। और जब आपको पता है बेटा ये मीन पोजीशन पे होता है तो इसके ऊपर जो फोर्स होती है ये फोर्स जीरो होती है। फोर्स इसलिए जीरो होती है बेटा क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ ये जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। स्प्रिंग न स्ट्रेच्ड है न कंप्रेस्ड है, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर फोर्स जो है वो जीरो है। अब अगर इसको हम इस तरह से स्ट्रेच करके इस तरफ लेके जा रहे हैं, इस स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया बेटा और स्ट्रेच करके हम इसको ले आए एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा, तो हमने फोर्स लगाई बेटा और फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय किया। ठीक है, यहाँ पे हमने बेटा फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय किया एक्स। और ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स तय किया है ये अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स किया है, क्योंकि स्प्रिंग जैसे हमने स्ट्रेच करना शुरू कर दिया स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होना शुरू हो। और जैसे जैसे हम इसको अप्लाइड फोर्स लगा के हम ले गए फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो जैसे जैसे हम एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रहे हैं इसको, तो आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती है। रिस्टोरिंग फोर्स इसलिए बढ़ती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। जैसे बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू करेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, इसका मकसद है कि मीन से एक्सट्रीम की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारी अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है, मीन्स वर्क होता है। और ये जो वर्क होता है ये अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स होता है, क्योंकि इलास्टिक फोर्स इसको पीछे ले आने की कोशिश करती है, हम इसको आगे ले जा रहे हैं। और तीसरी बात इसके अंदर ये होती है कि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से बढ़ेगी। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से बढ़ेगी तो अप्लाइड फोर्स भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। नतीजा ये निकलेगा कि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। इसके अंदर एक अजम्पशन लिखिए। अजम्पशन ये होती है इसके अंदर
कि मास मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मकसद क्या होता है बेटा? फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू kx। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, फर्क सिर्फ ये होगा, रिस्टोरिंग फोर्स -x होगी और अप्लाइड फोर्स +x होगी। अप्लाइड फोर्स इसलिए +x होती है क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होता है, इसलिए हम उसके अंदर नेगेटिव डालते हैं। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ पे वर्क पॉजिटिव होगा, और वर्क पॉजिटिव होने की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि ये हमारा जो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क किया हुआ है वो अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स है, और अगेंस्ट अगर इलास्टिक फोर्स जब हम वर्क करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिएगा कि ये मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एनर्जी आती कहाँ से? तो ये इसका रीजन है कि जब वर्क किया जाता है अगेंस्ट इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स वर्क करती है वो स्टोर हो जाता है उसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जब हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे बेटा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। जब हम इसको छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाएगी? काइनेटिक में, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी। इसी तरह ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो हमारा वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ते हैं तो ये वापस मीन की तरफ भागना शुरू कर देता है। जब ये वापस मीन पोजीशन की तरफ भागना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो स्टोर की हुई पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जा रही है। और जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो स्प्रिंग न स्ट्रेच होगा न कंप्रेस्ड। तो जब स्प्रिंग स्ट्रेच और कंप्रेस ही नहीं होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के अंदर चेंज हो रही होती है। तो आप लिखोगे इसके अंदर बेटा कि अब आप करोगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जगह पे बेटा, किसी भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी बेटा हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जितना वर्क करोगे बेटा, ठीक है, आप जितना वर्क करोगे किसी भी जगह पे उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और वर्क हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मकसद है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। लेकिन ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है इसलिए हम इसको एवरेज फोर्स करते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर जो ये फोर्स लगेगी ये बेटा फोर्स F2 कर ले, और ये Kx होगी। बेटा मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं रिस्टोर ही नहीं ले रहा, मैं अप्लाइड फोर्स ले रहा हूँ, और ये जो एनर्जी स्टोर होती है रिस्टोरिंग की वजह से नहीं, अप्लाइड की वजह से। एनर्जी ग्रेविटी की वजह से नहीं आती, जो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी जो अप्लाइड फोर्स वर्क करती है ना उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास ये इस तरह से बेटा कि फोर्स एवरेज मींस F1 प्लस F2 अपॉन 2 इनटू x बेटा। अब आपके माइंड में होगा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को तो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं बेटा, वो तब करते हैं जब लंबा डिस्टेंस होता है। ये कोई इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। छोटा जब होता है ना
तो उसको और छोटे हिस्सों से में तकसीम करने से बेहतर है कि आप एवरेज लें। तो ये एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स के अंदर तकसीम करके वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स नहीं कैलकुलेट करते, यहाँ पे हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा, ये एवरेज होगा 0 प्लस होगा के एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। किसी भी जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला ये होता है। अब आप करोगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा 0। तो आप कर सकते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के 0 स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 0। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एम्पलीट्यूड के बराबर। तो आप कर सकते हैं बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब हम करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन, क्योंकि जब ये बॉडी, इसको आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है जनरल फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी मोशन के लिए आप ये ट्रांसलेटरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटेटरी के लिए भी कर सकते हैं, भाई किसी के लिए कर ले, कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा किसी भी जगह पे, ये आपको पता है बेटा वेलोसिटी किसी भी जगह पे हमने फार्मूला लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है बेटा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने बेटा फार्मूला लास्ट टाइम किया था कि किसी भी जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा हाफ एम, और बेटा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर के अपॉन एम होगा बेटा, और इसका स्क्वायर होगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रेडिकल हट जाएगा बेटा, ये गया इसमें, इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आप कर सकते हैं कि किसी भी जगह पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला हो जाएगा बेटा इस तरह से, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। किसी भी जगह के ऊपर आप जब काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो ये आ जाएगा फार्मूला बेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा कि काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन बेटा, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे देखते हैं बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका कर सकते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा। आप एक्सट्रीम पोजीशन पे देख ले बेटा काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एम्पलीट्यूड के बेटा। आप कर सकते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि एक्स किसके बराबर हो जाता है बेटा? एक्स नॉट के। तो ये हो जाएगी सी। बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 0 होती है।
तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के अंदर तब्दील होती रहेगी। अब हम देखते हैं बेटा टोटल एनर्जी को, कि टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा। अब हम इसकी इक्वेशन करते हैं बेटा टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन बेटा, किसी भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा। टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू किसी भी जगह की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बेटा टोटल एनर्जी में दो ही आएंगी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है इसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा। तो आप करोगे बेटा काइनेटिक एनर्जी किसी भी जगह की हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप टोटल एनर्जी किसी भी जगह पे बेटा इंस्टेंटेनियस कर दे, किसी भी जगह पे टोटल हो जाएगी बेटा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। कैंसल बेटा, किसी भी जगह पे जो टोटल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बेटा, ये आ गया आपके पास। किसी भी जगह पे अगर टोटल एनर्जी आप देखना चाहें तो वो कांस्टेंट रहती है, मींस टोटल एनर्जी किसी भी जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी एम्पलीट्यूड बेटा। ठीक है, तो ये आप कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है मींस टोटल एनर्जी कांस्टेंट, क्योंकि डिसिपेटिव फोर्स को तो हम ऐसे जीरो मान चुके हैं कि ये जो होती है इसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स तो हम जीरो मानते हैं। जब रेजिस्टिव फोर्स हम जीरो मानते हैं तो डिसिपेट कौन करेगा, लॉस कौन देगा। तो यहाँ पे जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होती है उसकी टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, नॉट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे के अंदर तब्दील होती रहती, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, अब आप करें टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन बेटा। टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होती है बेटा। ठीक है, टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सेम फार्मूला आया, मीन्स जिस जगह पे भी देखोगे वो टोटल एनर्जी वही आनी है। ठीक है, मीन्स टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब आप करोगे टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा। टोटल एनर्जी अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे करोगे बेटा तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। आपको पता है बेटा टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा एक्सट्रीम पोजीशन की भी टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो आप देख सकते हैं बेटा किसी भी जगह पे अगर आप टोटल एनर्जी देखते हो तो वो एक जैसी रहती है। इसका मकसद है, आप इसको कह सकते हैं, आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। आप इसका कंक्लूजन ये लेंगे बेटा कि टोटल एनर्जी एट
any position remains conserved when particle executes ideal सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर दे बेटा कि जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी तो उसकी टोटल आइडियल तो में कंडीशन लेते हैं। जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी तो उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मीन्स टोटल एनर्जी इंस्टेंटेनियस, टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे, टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेटा आखिरी इसकी इक्वेशन सी। अब एक ऐसा केस है पेंडुलम का केस है। ठीक है, अब हम करते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होते हैं। आखिरी टॉपिक है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसके बाद हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह वेव्स का। ठीक है, अब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो होता है बेटा, पेंडुलम बहुत सारे होते हैं, कोनिकल होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन आपने उसके अंदर नहीं जाना, आपने सिर्फ सिंपल पेंडुलम को पढ़ना है। ठीक है, अब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा। सिंपल पेंडुलम का मकसद है कि कोई भी छोटा सा स्टील का बाल ले, उसको एक धागे के अंदर जो है वो सस्पेंड कर दे, तो ये आपका सिंपल पेंडुलम बनता है। और ये जो धागा होता है ये स्ट्रिंग कहलाता है। और इस स्ट्रिंग की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो पेंडुलम बनाती है। ये स्ट्रिंग बेटा एक्सटेंड ना हो, मीन्स इसको रबड़ की तरह जैसे खींचे ना वो खींचे नहीं, ये इतना हार्ड हो कि हम इसको खींचे टूट जाए लेकिन इसमें एक्सटेंशन ना है, मीन्स ये थोड़ा भी लंबा ना हो और ये ज्यादा वेट वाला ना हो, वेटलेस हो, हल्का हो। ठीक है, धागा हल्का लेना है और जिसके अंदर एक्सटेंशन ना आए। ठीक है, तो उसको हम पेंडुलम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि आप रबड़ इस्तेमाल कर ले, उसके अंदर जब आप छोटा सा स्टील बाल सस्पेंड करो तो फिर क्या हो जाएगा कि उसके अंदर फिर एक्सटेंशन आ जाएगी, फिर ये चीजें जो है वो फॉलो नहीं होगी। तो सिंपल पेंडुलम जो होता है वो इस तरह से बनता है बेटा। सपोज करें इस तरह से बेटा, हम एक सिंपल पेंडुलम बनाते हैं बेटा। ये इसके अंदर बेटा इस तरह से एक धागा है और इसके अंदर एक छोटा सा बाल हम सस्पेंड करते हैं बेटा इस तरह से। और ये इसका सेंटर ऑफ मास है बाल का बेटा। ठीक है, ये इस बाल का बेटा सेंटर ऑफ मास होता है। अब बेटा इसकी लेंथ क्या होती है बेटा, याद रखिएगा कि पेंडुलम की लेंथ का मकसद है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ मास तक बेटा जिस जगह पे ये सस्पेंडेड होता है इसको ध्यान में रखिएगा बेटा कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो होती है बेटा वो हम सिर्फ धागे की नहीं लेते, जो उसके अंदर बॉब जो होता है बेटा, वो उसके अंदर जो सस्पेंडेड होता है उस बॉब का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उस सेंटर ऑफ मास से लेकर सस्पेंशन पॉइंट तक हम इसकी लेंथ लेते हैं बेटा। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा डिस्प्लेस करें, अगर इसको इस तरह से डिस्प्लेस करें बेटा, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। लेंथ इज टेकन, लेंथ इज टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास बिटवीन करने में, सेंटर ऑफ मास एंड सस्पेंशन पॉइंट में हम इसकी लेंथ को इसी तरह से कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक लेते हैं। अब अगर इसको बेटा थोड़ा इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे, सपोज करें ये पेंडुलम है
अगर इसको इस तरह से थोड़ा सस्पेंड करें बेटा, ये हमारे पास बेटा पेंडुलियम है, ठीक है, और इसको इस तरह से थोड़ा इस तरह से बेटा हम डिस्प्लेस करेंगे। इस तरह से अगर इसको थोड़ा डिस्प्लेस करें, अगर इसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे बेटा इस तरह से, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। और शर्त ये बेटा, ये जो थीटा हो, ये थीटा लेस देन 5 डिग्री हो। अगर थोड़ा करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा बेटा, ठीक है। अगर थोड़ा इसको इस तरह से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और इसकी मोशन वाइब्रेटरी हो जाएगी। थीटा हमने लेस देन 5 इसलिए रखनी है क्योंकि अगर 5 डिग्री से बड़ी करेंगे ना, तो जितनी एंगल बड़ी होगी ना, तो फिर वो रस्सी जो होगी वो ढीली हो जाएगी। रस्सी जब ढीली हो जाएगी तो फिर ये जो है वो इसकी मोशन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए इसकी एंगल ज्यादा नहीं देनी। मैंने जस्ट एक लेस देन 5 डिग्री लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं 5 डिग्री में छोटी हो, ठीक है, इतनी एंगल हो ताकि उस एंगल की वजह से जो स्ट्रिंग है उसके टेंशन के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल हमने छोटी रखनी, छोटी रख के इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसकी मोशन जो होगी वो पीरियाडिक हो जाएगी, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूं बेटा, इन एब्सेंस, यहाँ पे लिख देता हूं, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, in absence of air resistance, motion of pendulum becomes periodic, vibratory or simple harmonic motion। बेटा अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, वाइब्रेटरी भी होगी और पीरियाडिक भी होगी, और इसके अंदर भी एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा कि इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आती है। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर तो हमने देखा था कि उसको रिस्टोरिंग फोर्स आती है स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स से। इसको रिस्टोरिंग फोर्स कौन देता है बेटा? यहाँ पे जो वेट होता है उस वो इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। कैसे करता है बेटा? देखें, ये जब यहाँ पे इस पोजीशन पे होता है बेटा, वेट डाउनवर्ड होता है और टेंशन अपवर्ड होता है। वेट इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है बेटा, या आप वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन पे फोर्स क्या होती है बेटा? मीन पोजीशन पे इसके ऊपर भी फोर्स क्या लग रही है? नेट फोर्स 0 लग रही है बेटा, ठीक है। अब जब इसको इस तरह से डिस्प्लेस करते हैं तो वेट इस तरह से लगता है बेटा, ये हो गया वेट और ये हो गया टेन। अब ये आमने सामने नहीं है तो दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, ये बनेगा वेट का W cos थीटा और ये बनेगा बेटा W sin थीटा। ये थीटा और ये थीटा बेटा बराबर होगी तो थीटा के हिसाब से ये W cos थीटा होगा और ये W sin थीटा होगा। यहाँ पे जब ये आएगा तो ये वेट होगा, वेट के बने दो हिस्से, ये बना W cos थीटा और ये बना W sin थीटा। अब आप देख लेते हैं कि W sin थीटा जो होता है उसका डायरेक्शन दोनों साइड पे किस तरफ होता है, और ये दोनों साइड पे होता है मीन पोजीशन। और जितना आप इस तरह बढ़ाते जाओगे W sin थीटा बढ़ता जाएगा, W cos थीटा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि बॉडी इस तरह मूव कर रही है ना, तो W sin थीटा बढ़ता जाएगा। W sin थीटा बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये मीन टू एक्सट्रीम जाएगा इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स W sin थीटा बढ़ेगा। तो आप इसको कहोगे कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स is provided by W
साइन थीटा। ठीक है, ये W साइन थीटा जो होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स देता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसके अंदर के रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आती है। रिस्टोरिंग फोर्स कौन देता है बेटा, ये वेट का एक कंपोनेंट देता है। और मीन पोजीशन पे आप देखते हैं वेट और टेंशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो इस तरह से होता है बेटा। और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू हो जाती है बेटा, इस तरह से नेगेटिव साइन लगेगी बेटा, इज इक्वल टू माइनस W साइन थीटा। बेटा डायरेक्शन के हिसाब से हम लेते हैं बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा एम्पलीट्यूड, ये इसका इस तरह एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये इसका इस तरह से एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स आती है इसके अंदर। अब इसको हम कर सकते हैं बेटा, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली कि इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये हो जाएगी माइनस W साइन थीटा। ये डायरेक्शन की वजह से ये इस तरफ है वो उस तरफ है, जो है वो इस हिसाब से एम ए इज इक्वल टू माइनस MG साइन थीटा। एम गया एम में, इसकी एक्सीलरेशन हो जाती है बेटा माइनस G साइन थीटा। बेटा इसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाती है बेटा, माइनस G साइन थीटा। बेटा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि ये एक ट्राइंगल बनता है बेटा, ये एक ट्राइंगल बनता है बेटा इस तरह से। और ये पोजीशन O, सॉरी इस पोजीशन को कर दे O, ये पोजीशन कर दे P, ये पोजीशन कर दे Q बेटा। ठीक है, तो ये होता है इफ थीटा लेस देन 5 डिग्री। बेटा यही इंपॉर्टेंस थी, थीटा लेस देन 5 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री है तो ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बने। अगर थीटा ग्रेटर देन 5 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनने वाला। ये राइट एंगल ट्राइंगल उस सूरत में बनेगा जब थीटा लेस देन 5 डिग्री होगी। ठीक है, और थीटा जब लेस देन 5 डिग्री होगी, मैंने फोर्थ चैप्टर के अंदर एक बात आपको पढ़ाई थी, मैंने कहा था याद रखिएगा, चैप्टर 8 के अंदर यूज होगी सर्कुलर मोशन के अंदर। तो बेटा जब एंगल लेस देन 5 डिग्री होती है तो उस कंडीशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और साइन थीटा जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये मैंने फोर्थ चैप्टर के अंदर पढ़ाई थी, आपके पास PDF होगा, देख लीजिएगा। लेस देन 5 डिग्री देन ट्राइंगल OPQ becomes राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन, लेकिन शर्त क्या है, एंगल लेस देन 5 डिग्री हो। अब देखिए बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करता है, क्योंकि ये बेटा लाइक अ रोटेटरी मोशन की तरह उसका पीस होता है इस तरह से बेटा ये। तो इसके अंदर देयरफॉर इसके अंदर हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इसके अंदर हम कर सकते हैं बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, वेयर साइन थीटा जो होता है बेटा रेशियो होता है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। साइन थीटा रेशियो इस एंगल का होता है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर आप लिख सकते हैं इसको बेटा, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू माइनस G थीटा, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा एस अपान आर, यहाँ पे एस होगा एम्पलीट्यूड और आर होगा बेटा लेंथ के बराबर, और थीटा हो जाएगा बेटा एस अपान आर, एस हो जाता है एम्पलीट्यूड और आर जो होता है बेटा सॉरी एस जो होता है बेटा एक्स के बराबर होगा, और आर जो होगा बेटा ये लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक ये एक्स होगा बेटा, और ये एम्पलीट्यूड सीधा होता है बेटा, वेक्टर होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा एक्स के, और ये रेडियस जो होता है बेटा लेंथ के बराबर हो जाता है इसके अंदर। ये आप कर लेंगे बेटा, लेंथ के बराबर होता है। तो आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपान एल। बेटा आप इसको कर सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस जी अपान एल इंटू एक्स, ये कांस्टेंट है बेटा, तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट।
आप इसको इस तरह कर सकते हो। आप इसको इस तरह से करोगे इज इक्वल टू माइनस बेटा कांस्टेंट कांस्टेंट इनटू बेटा एक्स करोगे तो आप कर सकते हैं कि माइनस डिस्प्लेसमेंट। इसका मकसद है कि ये बात प्रूव हुई कि इसकी एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेटा इसकी मोशन भी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब इसका टाइम पीरियड करते हैं बेटा, इसका टाइम पीरियड करते हैं बेटा, इसका टाइम पीरियड करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। देखें बेटा, अभी हमने किया है एक्सीलेशन माइनस जी अपान एल इंटू एक्स बेटा। आपको पता है कि जनरल केस से एक्सीलेशन होती है माइनस ओमेगा इंटू एक्स। कंपेयर करें बेटा, क्योंकि ये जनरल केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी बेटा। ठीक है, तो आप करोगे इसको बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जी अपान एल इंटू एक्स गया एक्स में बेटा, ये गया इस तरह से बेटा। और ओमेगा जो होता है बेटा, यहां से आप करोगे ओमेगा अंडर रेडिकल जी अपान एल होगा बेटा। आप इसको कर सकते हैं बेटा, ओमेगा होता है 2 पाई अपान टी इज इक्वल टू अंडर रेडिकल जी अपान एल बेटा। आप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 पाई अंडर, ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा बेटा, 2 पाई अंडर रेडिकल एल अपान जी, ये इसका टाइम पीरियड का फार्मूला है बेटा। ये देखें बेटा, ये आ गया टाइम पीरियड का फार्मूला। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर कि टाइम पीरियड जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब ये बहुत सारी चीजें होती है, लिखता नहीं हूं मैं, बताता हूँ आपको। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है। इसका मकसद है कि टाइम पीरियड सीजन पे डिपेंड करेगा। आपको पता है लेंथ के अंदर लीनियर एक्सपेंशन आती है, गर्मी के अंदर पेंडुलम की लेंथ जो होती है बढ़ जाती है और सर्दी के अंदर कॉन्ट्रेक्शन आती है। ठीक है, इसका मकसद है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर वेरी करता है सीजन टू सीजन, और ये टाइम टू टाइम वेरी करता है, इसलिए टाइम पीरियड आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, आल्सो डिपेंड्स अपॉन सीजन बेटा। इसके अंदर एक और केस भी आता है, ठीक है बेटा, कि अगर बच्चा झूले के ऊपर बैठा हुआ है, झूला इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, अब बच्चा उसी झूले के ऊपर अगर खड़ा हो जाए तो क्या होगा बेटा, बच्चा जब बैठा है उसका सेंटर ऑफ मास नीचे होता है, तो बेटा लेंथ बड़ी होती है। बच्चा जब उठ जाता है ना, तो उठने से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ले लेता है, और बच्चे के उठने से सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेंथ होती है बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सस्पेंशन पॉइंट। तो बच्चा जब झूले के ऊपर बैठा होता है तो बच्चे की किलोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होती है, और सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सस्पेंशन पॉइंट से बेटा दूर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको मसला होगा। तो ये आप कहेंगे कि एज लेंथ चेंजेस विथ टेम्परेचर, therefore T depends upon temperature as well as different seasons बेटा। डिफरेंट सीजन्स के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट होता है बेटा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गई बेटा। दूसरी पॉइंट ये होती है कि इफ सिटिंग चाइल्ड on swing stands, then center of mass
ठीक है बेटा, इसमें ये होता है कि टाइम पीरियड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। टाइम पीरियड जो होता है डिक्रीज होने का मकसद है बेटा कि वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी। बच्चा बैठा हुआ है, सिलो झूला झूल रहा है, उठ के खड़ा हो जाएगा, खुद ब खुद फास्ट होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट ले लेगा, लेंथ कम होगी, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। अब इसके अंदर एक दूसरा भी है, एक किस्सा, कि अगर इस तरह से कोई भी स्फीयर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है इस तरह से, और वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। अब अगर उसके अंदर होल ड्रिल करें और पानी उससे निकलना शुरू हो जाए, तो टाइम पीरियड पे क्या होगा बेटा? देखें, जब ये झूला भरा हुआ है, तो ये सॉरी स्फीयर भरा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। पानी जैसे जैसे इसके अंदर निकलेगा बेटा, पानी निकलेगा तो पानी नीचे आता जाएगा, ऊपर हवा बढ़ती जाएगी, और हवा की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट लेगा। सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट लेगा तो लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो क्या होता है कि उससे टाइम पीरियड बढ़ेगा और वाइब्रेशन स्लो हो जाएगी। इसलिए अगर ऐसा कोई किस्सा हो कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि कोई बलून है, कुछ भी है, वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें होल ड्रिल करते हैं, पानी फ्लो करना शुरू कर देते हैं, फिर क्या होगा? तो फिर बेटा क्या हो जाएगा कि पहले उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, स्लो होगा, लेकिन जब बिल्कुल पानी उससे निकल जाएगा, पूरी उसके अंदर एयर फिल हो जाएगी, तो बेटा क्या हो जाएगा? वापस सेंटर ऑफ मास सेंटर पे चला जाएगा, क्योंकि फिर सारी एयर है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो फिर टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। तो इसका जवाब ये होगा कि पहले बढ़ेगा और बाद में सेम होगा। कहीं कहीं पे ये होता है कि पहले बढ़ेगा बाद में कम, नहीं, कम नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल से कम कभी नहीं होगा। ये पहले बढ़ेगा बाद में सेम होगा। तो इसके अंदर भी ये होता है बेटा कि इफ वाटर flows out from sphere executing simple harmonic motion, then T first T increases, then becomes same। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा बेटा, ये इसके लेंथ के इसके ऊपर असरात होते हैं। और दूसरे होते हैं बेटा कि टाइम पीरियड जो होता है बेटा, इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रेडिकल जी। ठीक है, और इसका असर आपको पता है कि जी वेरीज पॉइंट टू पॉइंट, देयरफॉर टी चेंजेस पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है कंप्लीट। ठीक है, कल इंशाल्लाह करेंगे हम रेस के बाद। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक एक मिनट, ये आपको दिखा देता हूँ। और एक पॉइंट भी रह गई बेटा, आपको एक पॉइंट में लिखो, एक पॉइंट भी रह गई बेटा कि टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। इसके अंदर भी टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता एम्पलीट्यूड का एंड मास। ठीक है, ये जो मास होता है बेटा पेंडुलम का, इसका और जो होता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास और ये दोनों फार्मूले में नहीं आते बेटा। मैं ये आपको दिखा देता हूँ इसकी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर ये भी कंप्यूटर बंद हो गया। ये मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि ये मास या लेंथ या इनके क्या असरात होते हैं इसके ऊपर बेटा। ठीक है, सब चीजें देख लेते हैं कि इसके असर क्या होते हैं बेटा।
बेटा देखें कि यहाँ पे बेटा आप जी की वैल्यू देखें कि जी की वैल्यू बेटा 9.8 है और मास 1 किलोग्राम है, और इनिशियल बेटा डिग्री 25 रखी हुई है। इनिशियल डिग्री को भले थोड़ा आप कम कर लें बेटा, इनिशियल डिग्री को हम 15 डिग्री कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब आप देखेंगे बेटा, जब ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ये जब वाइब्रेट करेगा तो आप देखिएगा बेटा लेंथ बढ़ाने का असर क्या होता है। लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, बढ़ जाने का मकसद है वाइब्रेशन स्लो हो जाएगी। पहले लेंथ का असर देखते हैं। देखिए बेटा, ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है बेटा। अब देखिए ये एनर्जी के चार्ट है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा लेंथ देखें, लेंथ 1 मीटर है। अगर लेंथ को हम कम करेंगे बेटा, लेंथ को कम कर देंगे बेटा, ये देखें, लेंथ को कम करने से टाइम पीरियड कम हो जाता है, वाइब्रेशन जो होती है बेटा फास्ट हो जाएगी। आप देख लें बेटा इसको इस तरह से कि लेंथ को बेटा कम करने से वाइब्रेशन जो होगी बेटा इस तरह से टाइम पीरियड जो होता है ये कम हो जाएगा बेटा, और लेंथ को बढ़ाने से टाइम पीरियड जो होगा बेटा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मास को बढ़ाते हैं बेटा, देखिए मास को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास छोटा हो या ज्यादा हो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। और जी को बढ़ाने से देखें बेटा, जी को बढ़ाने से ये होगा कि टाइम पीरियड जी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से इसके इफेक्ट्स देख सकते हैं बेटा, ये फोर्सेस हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये जो डब्ल्यू साइन थीटा है इसका देखें डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स किस तरफ होता है बेटा, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है बेटा। आप डिग्री बढ़ा दें ताकि भले वाइब्रेशन थोड़ी इस तरह से देखें बेटा, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ता है वहां पे एनर्जी देखें बढ़ रही है, क्योंकि एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बेटा कि इनिशियल डिग्री जो है, ये आप देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर डब्ल्यू साइन थीटा का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। कल डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। दूसरी बात बेटा कि आप टेस्टें दे नहीं रहे जीटीस, और कोई कहता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, उसकी है उसकी है। अब मैं नेम नहीं लेता, ये असेसमेंट टेस्ट वाले जो होते हैं ये फिर हमारे शागिर्द हैं बहुत सारे, तो सिंपल वर्ड्स में बात के नॉन प्रोफेशनल बंदे 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 हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता किसी एकेडमिक से, उनको टेस्ट बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इरिलीवेंट टेस्ट देंगे, आप उससे मायूस हो गए, आपकी मार्क्स आएंगी नहीं। सिलेक्टेड टीचर से ये टेस्ट बनवाते हैं, और जिस सेंटर से ये टेस्ट बनवाते हैं उसके टीचर अपने बच्चों को टेस्ट बता देते हैं। सब के सब 100% मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी टेस्टिंग सर्विसेज के अंदर हमने टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, तो सब के सब जो टीचर जिससे टेस्ट बनवाते हैं सेल्फ असेसमेंट, वो अपने बच्चों को बता देते हैं, और इसके अंदर इंजीनियरिंग की जाती है, मखसूस बच्चों की मार्क्स बढ़ाई जाती है, और पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर चीजों को प्रमोट किया जाता है। इसलिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की वजह से आप अपनी जो है वो स्टडी को तबाह करें, ये अकल की बात नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं, मैंने शॉर्ट वर्ड्स में क्लियर आपको बता दिया है कि ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वाले होते कौन से हैं। बिल्कुल वांदे फ्री लोग होते हैं, कोई इनकी एकेडमिक्स देख लें, यूनिवर्सिटीज के अंदर इनकी कोई भी कारकर्दगी नहीं होती। सिलेक्ट हो जाना मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई इंटेलिजेंस इफिशिएंसी का मैार नहीं होता। बाकी आप खुद सोच सकते हैं कि आप अपना नुकसान कितना करें।